डाटा साइंस से डॉक्टर वसीम। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप लर्निंग के हवाले से। और उसमें फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली उसका क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, और डीप लर्निंग जो है वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रही है। सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, क्या उसके यूजेस हैं, और मेन चैलेंजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस किन अप्रोचेस को यूज़ करते हुए जो है उस पे अटेम्प्ट की गई है उनको सॉल्व करने की। उसमें नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस हैं, और फाइनली डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन लर्निंग जो है वो एक खसूसियत है डीप लर्निंग की। तो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग जो है वो क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि जो 3 पैराडाइम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उनको रिव्यू करेंगे, और फाइनली हम ये देखेंगे कि डीप लर्निंग जो है वो कहाँ पे प्लेस होती है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें हर एप्लीकेशन के अंदर जो है वो नज़र आएगी आजकल। चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस हों, वेब एप्लीकेशंस हों, या और कोई इंटेलिजेंट व्हीकल्स हों, उनके अंदर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र आएगी। अब जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हम डेली लाइफ के अंदर ऊबर, क्रीम, गूगल मैप्स, इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं इनमें मोस्टली कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी मोस्टली हम देखेंगे कि डीप लर्निंग ही ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन को भी खुद से ही लर्न कर लेती है। ठीक है, उसका क्या मतलब है उसकी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो डीप लर्निंग है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। आप अक्सर देखते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देखते हैं। इसी तरह से मूवीज़ की वेबसाइट पे आप जाते हैं, मूवी रिव्यूज़ वगैरह की, या आईएमडीबी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक मूवी के साथ आपको बाकी रिकमेंडेड मूवीज़ भी मिल जाती हैं। जो मूवी आप देख रहे होते हैं, जिसकी डिटेल्स आप देख रहे होते हैं, उसी से मिलती-जुलती बाकी रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं। इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे ही है कि आप जो वीडियो देख रहे होते हैं, उसी के रेलेवेंट और वीडियोज़ आपको वो प्रोवाइड करता है, ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। इसी तरह से सर्च इंजन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स शो करने के लिए। गूगल ट्रांसलेशन जो है, गूगल की काफ़ी सारी एक्चुअली जो एप्लीकेशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं। फर्दर ये कि कंटेंट फ़िल्टरिंग जो होती है सोशल मीडिया के अंदर, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग है, रोबोट्स हैं, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं, ये इंक्रीज़िंगली डीप लर्निंग जो है, इनमें यूज़ होती है। ये समझने वाली चीज़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक कह लें कि हॉट एरिया ऑफ रिसर्च भी है, और इस पे एप्लीकेशंस भी बन रही हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सक्सेसफुल जो है इसके रिजल्ट्स हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको बहुत आपके करियर के अंदर जो है वो बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं चैलेंजेस ऑफ एआई की तरफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैलेंजेस क्या हैं? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ उस पे काम, तो जिन प्रॉब्लम्स पे फोकस किया गया वो थी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट थी ह्यूमंस के लिए, लेकिन उसमें एक खसूसियत थी कि उसको हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि हम उसको कुछ इस तरह से फॉर्म कर सकते थे कि ये स्टेप्स अगर हम फॉर्म कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ या उसको बहुत एफिशिएंटली कंप्यूट कर लेती थी मशीन, जो जिसके मुकाबले में ह्यूमन जो थे ना वो स्लो थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि असल चैलेंज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ये था कि कुछ ऐसे टास्क जो कि ह्यूमंस के लिए जो हैं वो तो बहुत आसान है,
लेकिन उनको फॉर्मली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यानी कि अब हम जो अल्फ़ाज़ हम सुनते हैं, वो अल्फ़ाज़ को हम फ़ौरन समझ जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये एल्गोरिदम लिखना पड़ जाए कि वो वर्ड्स जो हैं हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हम फेसेस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, डिफरेंट लोग जो हमें मिलते हैं, हम उनका फेस देख के उनको फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये वो बंदा है। लेकिन उसको हम फॉर्मली नहीं लिख सकते कि इसमें ये स्टेप्स परफ़ॉर्म करके हमने इस बंदे का फेस जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें ऑटोमैटिक फ़ील होती हैं कि हम ऑटोमैटिकली ये काम कर रहे हैं, समहाउ हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई एल्गोरिदम जो है ना डेफ़िनिट वो हमें मालूम नहीं है। तो जो आजकल एआई के अंदर सारा का सारा काम हो रहा है, वो इसी तरह की प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें डीप लर्निंग जो है वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो प्रोवाइड कर रही है। अब अ, एवरीडे की जो हम एवरीडे जो भी काम करते हैं, उसके लिए हमें कुछ नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, और वो नॉलेज जो है हमें हेल्प करता है वर्ड को अंडरस्टैंड करने में, और जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उनको सक्सेसफुली परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। अ, और कंप्यूटर्स को अगर हम चाहते हैं कि वो भी वही काम करें जो हम करते हैं और उसमें इंटेलिजेंटली बिहेव करें, तो उनको भी कुछ नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली, फिर ही वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। अब जो चैलेंज है वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि हम कैसे इस नॉलेज को, जो कि एक कॉमन वर्ड नॉलेज है, ठीक है, उस एवरीडे जो नॉलेज है उसको कैसे हम एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लेके आएँ, फॉर्मल नॉलेज के अंदर लेके आएँ, जो कि कंप्यूटर के लिए एक्चुअली जो है वो यूज़फुल हो। अब इसमें सॉल्यूशन इसका एक क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कंप्यूटर्स जो हैं, जैसे ह्यूमन्स जो हैं वो एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर जो हैं, वो भी एक्सपीरियंस से लर्न करें। और एक्सपीरियंस से कैसे लर्न करेंगे? जैसे कि नॉलेज गैदर करेंगे एक्सपीरियंस से, ठीक है? और ह्यूमन ऑपरेटर जो है, उसकी नीड जो है उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? और ह्यूमन की नीड को अवॉइड करने का क्या मतलब है कि ह्यूमन जो है वो नॉलेज को स्पेसिफाई नहीं करेगा, ठीक है? नॉलेज को फॉर्मली ना लिखे, क्योंकि एवरीडे नॉलेज जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है? चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, और उन चेंजेस को एक ह्यूमन बैठ के वो उसमें एनकोड करना या उसको फॉर्मलाइज करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, ठीक है? तो बेहतर है कि ह्यूमन इसको अवॉइड करे और कंप्यूटर जो है वो इटसेल्फ इस चीज़ को लर्न करे। और फिर इसमें फर्दर ये है कि अंडरस्टैंड अगर किया जाए वर्ड को एज़ अ कांसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ कांसेप्ट्स, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि जैसे ह्यूमन भी लर्न करता है कि एक स्मॉल कांसेप्ट को मिला के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट्स जो हैं, वो लर्न किए जाते हैं। तो सेम अगर कंप्यूटर भी ये काम कर सके, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएँगी, जो इंट्यूटिव प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमने स्पोकन वर्ड्स की या फेस रिकग्निशन की बात की, तो वो इससे सॉल्व हो जाएँगी। तो इसमें आइडिया ये है, बेसिकली डीप लर्निंग का भी यही आइडिया है, कि ग्राफ ऑफ हाउ दीज़ कांसेप्ट्स आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इज़ डीप विद मैनी लेयर्स। यानी कि कुछ इस तरह से, अगर हमने फेस को रिकॉग्नाइज़ करना है तो हम एजेस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, फिर एजेस के कॉम्बिनेशंस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है? और फिर फाइनली जो है उन कॉम्बिनेशंस को मिला के हम फेसेस को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो सम सॉर्ट ऑफ हम ये समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि हमारा इनपुट जो है वो एक्चुअली पिक्सेल्स या पिक्सेल्स की वैल्यूज़ होंगी इमेज के केस में, और जो आउटपुट है उसमें आएगा जी कि ये पर्सन ए है या पर्सन बी है या पर्सन सी है। और इस इनपुट और आउटपुट के स्टेप के अंदर वन और मोर हिडन लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिनका पर्पस है कि वो डिफरेंट फीचर्स को लर्न कर लेती हैं, और उस फीचर्स की बेस पे या उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लेती हैं, और उन कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बेस पे फिर जो है फाइनल फाइनल जो आउटपुट लेयर है, वो डिसीजन करती है कि ये
लेट्स से कौन सा पर्सन है या इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है इस इमेज के अंदर एंड सो ऑन। अब नॉलेज बेस्ड अप्रोच जो है अब हम जा रहे हैं बेसिकली तीन जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पैराडाइम्स रहे हैं, ठीक है? और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैराडाइम है वो है नॉलेज बेस्ड अप्रोच, ठीक है? नॉलेज बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम नॉलेज जो है उसको हार्ड कोड कर देते हैं एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, और कंप्यूटर जो हैं वो दे कैन एक्चुअली रीजन अबाउट द स्टेटमेंट्स इन दिस लैंग्वेजेस यूजिंग इन्फेरेंस रूल्स। फिर हमारे पास कुछ इन्फेरेंस रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उन स्टेटमेंट्स पे इन्फेरेंस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो साइक है। साइक जो है वो एक इन्फेरेंस बेस्ड इंजन है, एक डेटाबेस है बेसिकली साइक एल, जिसपे साइक जो है वो काम करता है और उसके अंदर सारा ये इन्फेरेंसिंग का मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल है। इसमें भी बेसिकली आइडिया वही है कि हम इसको नॉलेज को ऐसे एनकोड करते हैं कि वो हायरार्की ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है उसकी शक्ल में होता है, और उसमें जो ह्यूमंस हैं, स्टाफ ऑफ ह्यूमंस सुपरवाइजर्स, और उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, और पीपल जो है वो स्ट्रगल करते हैं फॉर्मलाइज करने का इन रूल्स को विद इनफ कम्प्लेक्सिटी, ताकि एक वर्ड की कम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है? नॉलेज बेस्ड अप्रोच में लैकिंग ये चीज़ कर रही है कि इसमें सारे का सारा जो नॉलेज को इनकोड करने का काम है, ठीक है, रूल्स लिखने वाला काम है, वो सारे का सारा ह्यूमन पे है। ह्यूमन जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है मशीन को ये बताने का कि ये रूल्स एग्जैक्टली ये वाले रूल्स जो है ये फॉलो करने हैं, और उन रूल्स की बेस पे जो है वो डिसीजन लेना है या इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो अप्रोच है वो मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और इस अप्रोच के अंदर बेसिकली आइडिया ही ये है कि जो हार्ड कोडेड अप्रोच है जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ह्यूमंस कितने लोगों को हम एम्प्लॉय करेंगे और वो लोग बैठ के रूल्स लिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आइडिया ये है एमएल अप्रोच के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, कि एआई सिस्टम नीड टू द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है? और इसमें इस तरह से किया जाए कि अगर उसको डाटा दे दिया जाए, ठीक है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को, और वो उस डाटा में से खुद से पैटर्न जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ले, तो इसे हम मशीन लर्निंग जो है मशीन लर्निंग अप्रोच कहते हैं, और इसमें डिफरेंट आगे से डिफरेंट क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स हैं, और इसमें बेसिकली डाटा की बेस पे लर्न कर लेता है सिस्टम, और जो डिसीजंस वो लेता है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अपने एक्सपीरियंस से जो उसने रॉ डाटा उसे हमने प्रोवाइड किया था, उसमें से उसने जो पैटर्न्स, जो रूल्स एक्सट्रैक्ट किए, उन रूल्स की बेस पे वो डिसीजन लेगा। और काफ़ी सारे इसमें पॉपुलर जो एल्गोरिदम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्रीज हैं, नैव बेस्ड एल्गोरिदम है, और के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर्स हैं। अब जो मशीन लर्निंग अप्रोच है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। पहली लिमिटेशन उसमें ये है कि इसमें लिमिटेड इन द एबिलिटी टू प्रोसेस नेचुरल डाटा इन रॉ फॉर्म, ठीक है। रॉ फॉर्म के अंदर डायरेक्टली अगर हम एमएल अप्रोच के अंदर एमएल एल्गोरिदम्स को डाटा प्रोवाइड कर दें, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आइडिया ये है कि रॉ डाटा जो है उसको हमें खुद से प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें से जो है वो हमें खुद से कह लें कि फीचर्स निकालना पड़ते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, खुद से फीचर्स इंजीनियर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगी हमें, ठीक है। अब इस फीचर इंजीनियरिंग से बेसिकली हम बचना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम देखेंगे आगे कि हम डीप लर्निंग यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो केयरफुल इंजीनियरिंग और उसमें डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ डाटा को, जैसे कि लेट्स से पिक्सल वैल्यूज़ हैं,
उसमें उसमें से फीचर्स जो हैं हम पहले निकाल के फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को या जो क्लासिफायर होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में वो हम उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सिंपल एमएल एल्गोरिदम जो हैं वो हैवीली डिपेंड करते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखें, एक ही डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हो सकता है कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के लिए फेवरेबल हो, उसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन दूसरी तरह का जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसी डाटा की, उसमें वो अच्छा परफॉर्म ना करें। सो रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, ठीक है? और ये रिप्रेजेंटेशन पे जो डिपेंडेंस है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर या इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं इनके अंदर ही नहीं है, बल्कि ये लोग भी जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करते हैं। उनको अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करें तो लेट्स से अगर सर्च की हम बात करें तो सर्च, लेट्स से हमने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना है, तो आप देखते हैं सर्च इंजन्स कितना क्विकली हमें जो है वो सर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब वो सर्च के रिजल्ट्स क्विकली कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी डाटा को इस फॉर्म में रखा गया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी बनाई गई है कि उसको इजीली और क्विकली जो है वो एफिशिएंटली एक्सेस किया जा सके। तो रिप्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। इसी तरह से लोग जो हैं अरिथमेटिक जो है वो अगर उनको अरेबिक न्यूमरल्स पे दिया जाए तो वो बहुत क्विकली इस पे परफॉर्म कर लेंगे निस्बतन रोमन न्यूमरल्स के, ठीक है? अगर हाँ रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में होगा तो उसमें कंप्यूटेशंस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस वगैरह, मल्टीप्लिकेशंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में भी जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब जैसे कि ये नीचे एक एग्जांपल है। अब ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड्स पे सेम ही डाटा है, लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। लेफ्ट साइड पे जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वही डाटा रिप्रेजेंट किया गया, जो कि राइट साइड पे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। अब इस डाटा को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम कार्टेशियन जो है उसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड कह लें कि मॉडल्स यूज़ करना पड़ेंगे, लेकिन जो राइट साइड पे रिप्रेजेंटेशन है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं लीनियरली सेपरेबल, ठीक है? तो ये जो है लीनियरली सेपरेबल है, लीनियरली। तो लीनियरली सेपरेबल का क्या मतलब है कि यही अगर हम एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली आइडिया है इसके अंदर। तो आइडिया ये है कि हमें राइट सेट ऑफ फीचर्स जो हैं वो डिज़ाइन करना पड़ते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। वो फीचर्स या वो रिप्रेजेंटेशंस खुद से बनाना। लेट्स से अगर हमने कार को आइडेंटिफ़ाई करना है डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स के अंदर, हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कार की जो डिफरेंट इमेजेस हैं उनके अंदर व्हील्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है? इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ना हम। देखें कोई भी हम इमेज देखते हैं तो उसमें कार को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट्स से हम देखेंगे कि उसके अंदर व्हील्स हैं या नहीं है, ठीक है? उसके अंदर ज्योमेट्रिक शेप उसकी कार की तरह लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है? लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो डाटा होगा इन फोटोग्राफ का वो पिक्सल्स की फॉर्म में होगा, और पिक्सल्स की फॉर्म में जो डाटा है उसको हमने एक्चुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसमें से फीचर्स निकालने सॉरी। तो इसमें मसला कुछ इस तरह के मसाइल भी हमें देखने पड़ेंगे कि शैडो है, ग्लेयर फ्रॉम मेटल पार्ट्स है, ठीक है? और आगे कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है? या कोलिजन है, जैसे कि आगे कोई पर्सन जो है वो खड़ा है। तो इन सारी सिचुएशंस को हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर हमें फीचर्स निकाल के फिर एमएल के एल्गोरिदम को देने पड़ेंगे।
यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम एज़ इट इज़ ये डाटा उठाएँ, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को एज़ इट इज़ दे दें, ठीक है? तो ये इसमें चैलेंज है। डीप लर्निंग जो है ऑन द अदर हैंड वो एक रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की एक फॉर्म है। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि हम मशीन लर्निंग को ना सिर्फ मैपिंग जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ करें, रिप्रेजेंटेशन से आउटपुट, बल्कि रिप्रेजेंटेशन भी हम लर्न कर लें। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होते हैं देन हैंड कोडेड रिप्रेजेंटेशंस। इसके अलावा लो एआई सिस्टम्स टू रैपिडली अडॉप्ट टू न्यू टास्क, ठीक है? अब हमें कुछ नई इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं। लेट्स से हमने कार की बजाय लेट्स से कैट को आइडेंटिफाई करना है या पर्सन्स के फेसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो वही वाला जो जो आर्किटेक्चर हम डिफाइन करेंगे डीप लर्निंग के लिए, वही वाला आर्किटेक्चर जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसी नई प्रॉब्लम के लिए। या हमारे पास अगर डाटा ज़्यादा आ जाता है, तो हम वही डाटा ज़्यादा डाटा से भी उसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? फीचर इंजीनियरिंग के केस में क्या होता कि हमें जब जैसे-जैसे नया डाटा आता, हमें खुद से जो है उसमें फीचर्स निकालने के लिए जो है वो रूल्स भी लिखना पड़ते हैं, ठीक है? ठीक है, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वाला जो स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग का, वो हमें करना पड़ता है। डीप लर्निंग के जो मेथड्स हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन लर्निंग मेथड्स। These methods allow machine learning to be fed with raw data, automatically discover representations needed for detection और classification, ठीक है? तो एक तरह से कह लें कि डीप लर्निंग जो है वो हमारी लाइफ को आसान बना रही है। और इसमें आइडिया अगेन वही है कि इसमें डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। पहले हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं। वही अप्रोच जो कि एक्चुअली नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के अंदर थी कि हम कॉन्सेप्ट से मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स डिफाइन कर लेते हैं। वही आइडिया जो है यहाँ पे भी है। ठीक है? जिसमें जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एम्प्लीफाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? या कह लें कि स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे वो लेयर से पास करते हैं और जो इर्रेलेवेंट फीचर्स हैं, वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो 3 पैराडाइम्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको समराइज़ इस तरह से किया जा सकता है कि रूल बेस्ड सिस्टम्स के अंदर जो है, जो हमारे पास इनपुट आता है, उस पे हम हैंड डिज़ाइन प्रोग्राम्स या हमारे हार्ड कोडेड रूल्स जो हैं वो उस पे अप्लाई होते हैं और उसकी बेस पे जो है वो आउटपुट होता है। उसके मुकाबले में जो क्लासिक मशीन लर्निंग है, इसके अंदर इनपुट जब हमारे पास आता है रफ फॉर्म में, तो हमें हैंड डिज़ाइन फीचर्स उसमें क्रिएट करना पड़ते हैं। और वो हैंड डिज़ाइन फीचर्स जो हैं वो हम उसकी बेस पे मशीन जो है वो मैपिंग्स लर्न कर लेती है फीचर्स से आउटपुट की तरफ, ठीक है? तो उसकी बेस पे हमारा आउटपुट आता है। इसके मुकाबले में रिप्रेजेंटेशन लर्निंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन लर्निंग में इनपुट जो है उसकी बेस पे फीचर्स भी मशीन खुद ही लर्न कर लेती है। उसके बाद मैपिंग्स फ्रॉम फीचर्स भी खुद ही डिफाइन कर लेती है और फिर आउटपुट जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसकी एक और फॉर्म फिर इसमें फर्दर जो है इसके कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर्स भी बनाए जा सकते हैं कि इनपुट आए हमारे पास, उसकी बेस पे हम सिंपल फीचर्स लर्न करें। उन सिंपल फीचर्स की बेस पे हम अब्स्ट्रैक्ट फीचर्स लर्न करें और उन अब्स्ट्रैक्ट फीचर्स की बेस पे हम जो है वो मैपिंग बनाएँ उन एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स की आउटपुट के साथ, ठीक है? तो ये 3 पैराडाइम्स हैं और जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डीप लर्निंग जो है, वो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग वाला जो पैराडाइम है, उस पे बेस करती है, ठीक है? और अगर हम बिग पिक्चर एज़ अ बिग पिक्चर इसको देखें, डीप लर्निंग कहाँ पे प्लेस होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर एरिया ऑफ स्टडी है और उस ब्रॉडर एरिया ऑफ स्टडी के अंदर जो है एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग की। जैसे कि इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह या हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो है वो डिस्कस किए आज। मशीन लर्निंग की आगे जो फर्दर कैटेगरी है वो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, उसकी फर्दर स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि शैलो ऑटो एनकोडर्स आ जाते हैं। और फिर रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की भी आगे से फर्दर जो है आप ये कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन या उसकी सब फील्ड जो है वो डीप लर्निंग, ठीक है?
तो ये कुछ आइडिया था आज की इस वीडियो में कि हमने बेसिकली ये देखा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें डीप लर्निंग जो है वो कहाँ पे प्लेस होती है, डीप लर्निंग किस तरह से डिफरेंट है ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से, ठीक है? हमने डिफरेंट पैराडाइम्स को देखा और हमने देखा कि डीप लर्निंग जो है वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर देती है इन अ सेंस कि हमें जो उसको फीचर इंजीनियरिंग वाला काम है और जो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग वाला काम है वो भी हम डीप लर्निंग के सुपुर्द ही कर देते हैं और वही हमारे लिए फीचर्स भी लर्न कर लेती है, रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं दूसरे सेंस में, और उस रिप्रेजेंटेशन को मैप भी कर देती है। और वो रिप्रेजेंटेशन सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। जैसे-जैसे हम लेयर्स बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? हम मोर अब्स्ट्रैक्ट फीचर्स या मोर अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो लर्न कर लेंगे और उन रिप्रेजेंटेशंस को फिर हम फाइनल लेयर के अंदर हम मैप करेंगे अपने आउटपुट के साथ। तो ये कुछ आइडिया था डीप लर्निंग के हवाले से ओवरऑल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ और इसके हवाले से डेफिनिशंस वगैरह जो हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर जो है आप कमेंट्स वगैरह कीजिएगा और इसमें नीचे जो है आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।